हेलो एंड वेलकम गाइस। स्प्रिंग ट्यूटोरियल के एक अनदर पार्ट में आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले पहले मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप स्प्रिंग का ये पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो ना, तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, उसका यूआरएल देखिए, ये है। इस यूआरएल पे जाइए और यहाँ से जाके आप स्प्रिंग बूट की जो रिमेनिंग सेशंस है ना, वो देख सकते हैं। वैसे उसके अलावा भी मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं जावा एंड्रॉयड से रिलेटेड और अलग अलग चीजों के ऊपर, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। ये ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप स्प्रिंग बूट में अगर आप स्टार्टिंग से चीजें नहीं पढ़ रहे हैं तो बीच में आपको थोड़ा सा समझने में डिफिकल्टीज आएंगी। चलिए, यहाँ पे हम फिलहाल अपने वीडियो का मेन मकसद बताते हैं कि हमें पढ़ना क्या है। देखिए, आज की इस पर्टिकुलर सेशन में ना हमें डिस्कस करना है कि एट द रेट कंट्रोलर, ये जो हमारा एनोटेशन होता है, इसके सिमिलर एक और एनोटेशन होता है एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर, राइट। तो जो हमारा मेन पर्पस है इसी को समझना है कि एट द रेट कंट्रोलर और एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अगर आप जावा के इंटरव्यू, स्प्रिंग से रिलेटेड, स्प्रिंग बूट से रिलेटेड इंटरव्यूज देने जा रहे हैं, तो ऐसी संभावना बन सकती है कि भाई आपसे ये क्वेश्चन तो इंटरव्यू में पूछ ही लिया जाएगा कि भाई आप कंट्रोलर तो बनाते हो, बट कंट्रोलर कौन सा इंप्रेशन यूज करते हो, एट द रेट कंट्रोलर या एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर, और इन दोनों में क्या अंतर है, इसका क्या सबसे बड़ा मतलब डिफरेंस है, वो बताइए। तो देखिए, इस चीज का जो डिफरेंस है मैं अभी तुरंत नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा सस्पेंस रखूंगा और इसको मैं थोड़ा सा आगे बताऊंगा। उसके लिए मैं क्या करता हूं कि कुछ सिनेरियोज लेता हूं और कुछ चीजें मैं यहाँ पे बेसिकली अभी कवर करने वाला हूं, तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या डिफरेंस है। देखिए, ये हमारा कंट्रोलर है। तो आप मैं ये मान के चलता हूं कि जी आपने स्प्रिंग बूट में ऑलरेडी एक एप्लीकेशन क्रिएट करके रखा हुआ है। वो फाइल में जाके आप न्यू में जाके यहां से एक स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। और ये स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट एसटीएस में भी मिल सकता है, या अब अगर आप आपके पास आपने जो प्लगइन इक्लिप्स के अंदर डाल रखा है, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। इक्लिप्स में कैसे प्लगइन डालते हैं तो आप जानते ही हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे देखिए अपनी कंट्रोलर क्लास बना रखी है। यहाँ पे बहुत सारे कंट्रोलर्स हैं, बट एक कंट्रोलर मैंने ये 7 के नाम से बना रखा है। ये मेरी एक एंटिटी क्लास है, मॉडल क्लास है, और बाकी व्यूज वगैरह हैं। ठीक है, ये मेरी रिक्वेस्ट मैपिंग है, गेट यूजर। तो गेट यूजर को जो भी बंदा कॉल करेगा, होम पे रिक्वेस्ट जाएगी, होम पे रिडायरेक्ट होगी हमारी रिक्वेस्ट एक तरह से, और होम क्या कर देगा, हमें रिस्पॉन्स दे देगा ब्राउजर पे। होम पेज में जो भी लिखा होगा यहाँ पे डेटा, वो आ जाएगा। ओके, सो तो ये नॉर्मल सिनेरियो में हमने एक प्रोग्राम बनाया था। देखिए, अगर मैं ये प्रोग्राम मेरा ब्राउजर में ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा होगा, तो जब मैंने इसे रन कर दिया है, ठीक है, तो देखिए यहाँ हेलो हाय मैसेज आ गया। तो आपने कहा कि वो बाकी डेटा क्यों नहीं आया, है ना। होम के अंदर और भी डेटा लिखा हुआ है ईएल के थ्रू, तो ये तो बीन से डेटा निकालेगा ना, बीन में तो कोई डेटा है ही नहीं। तो अब बीन में कैसे डेटा लाया जाए, तो जब कोई इस मॉडल एट्रीब्यूट के थ्रू इस बीन में डेटा तो तभी आएगा ना, जब यूजर कहीं से डेटा सेंड करेगा। तो देखिए, यूजर डेटा सेंड कहां से करेगा। हम लोग अभी तक जो है अपना जो भी प्रोग्राम बना रहे हैं ना, उसमें डेटा हम सेंड करवा रहे हैं किसी एचटीएमएल के माध्यम से। यानी कि जब हमारी एप्लीकेशन चलती है, तो बेसिकली मैंने यहाँ पे एक स्टैटिक फोल्डर के अंदर एचटीएमएल बना के रखा हुआ है। इस एचटीएमएल फोल्डर से हम यहाँ से डेटा भेजते हैं। ये एचटीएमएल जो होती है एक वेब एप्लीकेशन होती है, वेब एप्लीकेशन से आप डेटा भेजते हो। बट देखिए, आज के टाइम पे एचटीएमएल एज अ वेब एप्लीकेशन मतलब उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज बहुत सारी हैं मार्केट में। आपका एंगुलर है, आपका रिएक्ट जेएस है ना, आपका नोड तो खैर सर्वर साइड से रिलेटेड हो गया। एंगुलर, रिएक्ट, ऐसे बहुत सारे मतलब चीजें हैं। एंड्रॉयड के बंदे हैं जो मतलब हमारे दिए गए लॉजिक को यूज करते हैं, है ना। तो ऐसा मतलब ऐसा है ना कि हमारे पास ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जी एचटीएमएल फॉर्म से डेटा आएगा। और एचटीएमएल फॉर्म यानी कि क्लाइंट साइड स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी बहुत सारी है, क्लाइंट साइड स्पेसिफिक बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। तो हम ये चाहते हैं कि भाई हमारे पास ये जो डेटा आए ना, इस यूजर के अंदर जो डेटा आ जाए, वे मतलब किसी भी तरह से कहीं से भी आ जाए, किसी भी सोर्स के माध्यम से आ सकता है। मतलब इसके अंदर डेटा कोई भी ऐड करे, मतलब कोई किसी भी टेक्नोलॉजी वाला बंदा ऐड करे, चाहे वो पीएचपी वाला बंदा हो, चाहे वो मोबाइल एंड्रॉयड वाला बंदा हो, चाहे वो आपका एंगुलर का बंदा हो, कहीं से भी वो रिक्वेस्ट करे और यहाँ पे डेटा आ जाए। तो इस टाइप के लॉजिक जो हम ऑलरेडी स्प्रिंग में लिख रहे हैं ना, इसी लॉजिक को ही हम एक स्प्रिंग का एक वेब सर्विस बोल सकते हैं। यानी कि स्प्रिंग बूट में बनाई गई एक एप्लीकेशन एक वेब सर्विस एप्लीकेशन होती है। बट ये एक नॉर्मल वेब सर्विस है, ये रेस्ट वेब सर्विस नहीं है। आजकल जमाना रेस्टफुल सर्विसेज का है। रेस्टफुल सर्विसेज का के रिगार्डिंग मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियोस बनाऊंगा, उसमें आपको समझाऊंगा रेस्टफुल सर्विसेज क्या होती हैं।
बट रेस्टफुल सर्विसेज की एक क्वालिटी होती है ना, लाइट वेटेड होते हैं और वो किसी भी फॉर्म में डेटा को प्रोड्यूस कर सकते हैं, किसी भी फॉर्म में डेटा को कंज्यूम कर सकते हैं, चाहे वो आपका HTML हो, सॉरी चाहे आपका JSON हो, चाहे वो XML हो, चाहे PDF हो, है ना, हर एक फॉर्म में डेटा को भेज सकते हैं और डेटा को ले सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैं ये चाहता हूं कि हमारे पास अभी तक जो फॉर्म से डेटा आ रहा था, फॉर्म से रिक्वेस्ट आ रही थी, हमारे पास किसी और सोर्स से रिक्वेस्ट आए और हम उस डेटा को इस पर्टिकुलर यूजर के अंदर रिसीव कर लें। तो और इस पर्टिकुलर डेटा को मतलब इसी यूजर की ऑब्जेक्ट को ही हम फर्दर रिटर्न भी करा दें, राइट। मतलब अभी तक हम यहाँ से रिटर्न क्या करा रहे हैं, हम यहाँ से रिटर्न करा रहे हैं स्ट्रिंग, है ना। तो मैं ये चाहता हूं कि मैं रिटर्न भी क्या करा दूं, यहाँ से रिटर्न करा दूं मैं यूजर का ही ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दूं, है ना। मतलब मैं अपनी बिजनेस लॉजिक में जो अपने कंट्रोलर के अंदर मैंने चीजें लिखी हुई हैं, क्लास लिखी हुई है, मैं यहाँ से चाहता हूँ यूजर का ऑब्जेक्ट ही डायरेक्टली रिटर्न हो जाए। तो अगर मैं यूजर का ऑब्जेक्ट यहाँ से रिटर्न कराऊंगा, राइट, तो आप यहाँ पे इसे मैं सेव कर देता हूँ। ओके, तो ये देखिए अब जैसे मैंने सेव करा, रीलोड हो गया एप्लीकेशन, कॉन्टेक्ट रीलोड हो गया। अब अगर मैं यहाँ से ये जो हमारा गेट डेटा करके था ना, ये गेट यूजर डेटा, ये यूआरएल मैंने हिट करा, तो आप देख सकते हो यहाँ से हमारा कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट अभी तो इसी कंट्रोलर के पास गई थी, किसका यूआरएल तो यही है, लेकिन इस पर्टिकुलर मतलब कंट्रोलर का जो रिस्पॉन्स है वो बेसिकली का ऑब्जेक्ट है। तो पता है ये जो ऑब्जेक्ट है ये एज अ रिस्पॉन्स हमारे उस जेएसपी मतलब उस पर्टिकुलर व्यू पे नहीं गया। अब व्यू का तो नाम दोगे तभी तो जाएगा ना, तो व्यू के साथ इसको ऐड वैड करके आप भेजते थे, बट मैं चाहता हूं कि डायरेक्टली ये एज अ ऑब्जेक्ट हमारा डेटा किसी को मिल जाए। बट ये किस सिनेरियो में चाहोगे? जब आप रेस्टफुल सर्विसेज बनाओगे उस केस में चाहोगे, क्योंकि जमाना देखिए रेस्टफुल सर्विसेज का ही है। और रेस्टफुल सर्विसेज में ज्यादातर जो डेटा है ना कहीं से आता है और कहीं भेजा जाता है, उसका फॉर्मेट जो होता है वो होता है जेसन, यानी कि जेसन फॉर्म में डेटा भेजना होता है। और जेसन क्योंकि ये सबसे ज्यादा कह सकते हो कॉमनली यूज और लाइट वेटेड टेक्नोलॉजी है, और रेस्टफुल सर्विसेज के केस में जेसन के फॉर्म में डेटा हमें यूजर से लेना होता है और जेसन के फॉर्म में ही उसको देना होता है, राइट। तो अभी तक आपने क्या देखा कि अगर हम कोई सर्वर साइड बिजनेस लॉजिक ऐसे कंट्रोलर के अंदर लिखते हैं तो उसमें जो डेटा है हम अपने एचटीएमएल फॉर्म से देते हैं। बट मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास एचटीएमएल फॉर्म नहीं है, मेरे पास यूआई नहीं है, मेरे बिजनेस लॉजिक को यूज करने वाला बंदा कोई एंड्रॉइड का है और मैं चाहता हूं कि वो एंड्रॉइड से रिक्वेस्ट भेजेगा और ये मेरा मेथड उसको रिसीव कर ले, तो ऐसे पॉसिबल है? तो फिर भाई इसके लिए आपको एक एंड्रॉइड ऐप बनानी पड़ेगी, उसका इंटरफेस क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो मान लीजिए वो आपको नहीं आता, मैं आपसे कहूं कि नहीं पीएचपी वाला बंदा जब रिक्वेस्ट करे तो उसके पास से यहाँ से डेटा आ जाए, है ना। कोई भी बंदा कहीं से भी रिक्वेस्ट करे तो हमारा जो यूजर का ऑब्जेक्ट में ये डेटा है रन टाइम पे अपने आप आ जाए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है यार? देखिए ऐसा पॉसिबल है, अब आप अलग अलग टेक्नोलॉजीज में जाके वो चीज करोगे नहीं। तो इसके लिए हमारे पास तरीका है जिससे हम इसके पास एक दूसरे तरीके से डेटा भेज सकते हैं। कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर का नाम है पोस्टमैन, राइट। पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है जो हमें, ये पोस्टमैन सॉफ्टवेयर आपको कहाँ मिलेगा पहले मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप क्या करिएगा, अपने ब्राउजर पे ये यूआरएल टाइप करिएगा, ठीक है, postman.com/downloads, ठीक है। तो पोस्टमैन एक सॉफ्टवेयर है, एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि ऐसा बोल सकते हो कि कोई भी मतलब जो सर्विस बनती है, कोई भी एपीआई बनती है, उसको मेनली टेस्ट करने के लिए होता है। इसके माध्यम से हम एप्लीकेशन मतलब सर्विसेज को टेस्ट करते हैं। कोई भी बिजनेस लॉजिक हमने बनाया है, कोई भी हमने एंड पॉइंट यूआरएल क्रिएट करा है, वो किसी भी टाइप का हो, चाहे वो गेट हो, पोस्ट हो, पुट हो, डिलीट हो, तो हम इस पोस्टमैन के माध्यम से उसके पास रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं। तो एज अ डेवलपर मैं एंड्रॉइड वाले बंदे को तो नहीं बोलूंगा कि भाई एक काम करो कि तुम रोज बैठ के एक रिक्वेस्ट हिट करो और मैं मतलब मेरा चेक करो कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है मेरा बिजनेस लॉजिक, ठीक है, क्योंकि मैं तो इसको ब्राउजर से नहीं, फॉर्म के थ्रू नहीं टेस्ट कर पा रहा हूँ, ये समस्या आ रही है वगैरह वगैरह। ऐसा हम नहीं बोल सकते ना उसको। तो फिर क्योंकि ऐसा हो सकता है कि भाई हमारे पास जो रिक्वेस्ट है वो हमारे पास फॉर्म अवेलेबल नहीं है, भाई क्लाइंट साइड वाला बंदा कोई और है, वो बंदा वो है जो रिएक्ट में स्पेशलिस्ट है या एंगुलर में स्पेशलिस्ट है, वो क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी में अपना सारा क्लाइंट की कोडिंग कर रहा है और वो हमसे कहता है कि भैया अपना एक बिजनेस लॉजिक हमें दे देना और हम उसे यूज कर लेंगे। तो हमने कहा ठीक है, तुम डेटा किस फॉर्म में पास करोगे? उसने कहा भैया हम जेसन के फॉर्म में डेटा भेजेंगे। मतलब एक काम करना, तुम ऐसा कुछ कर दो कि अगर जेसन के फॉर्म में डेटा दोगे तो हम उसको रेंडर बहुत अच्छे से कर लेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो जेसन के फॉर्म में डेटा लेना है, जेसन के फॉर्म में देना है। एंड्रॉइड वाला बंदा भी कहता है कि मैं भी जेसन के फॉर्म में चलो रिक्वेस्ट भेज दूंगा। तो मतलब कुछ ना कुछ हमें स्टैंडर्ड बैठ के डिसाइड करना होता है। तो पोस्टमैन उसमें एक ऐसा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो हमें एपीआई को टेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा भी बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारे मतलब वो हैं, सॉफ्टवेयर हैं पोस्टमैन की तरह। जैसे मेरे पास देखिए ये आप एक काम करिए,
आप अपने पोस्टमैन को अगर यहाँ से नहीं डाउनलोड करना चाहते हो, देखिए यहाँ से गए, आप यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड ऐप कर दीजिएगा, साइन अप वगैरह हो सकता हो करवाए, फिर इस तरह से इसका यूजर इंटरफेस वगैरह है, यहाँ से आप देख सकते हो, राइट। इसको आप डाउनलोड करके अपने सिस्टम में रख सकते हो। बट अगर आप नहीं रखना चाहते हो तो आप एक काम करिए, आप बस यहाँ पे लिखिए भाई पोस्टमैन, पोस्टमैन प्लगइन, ठीक है, इन क्रोम, ठीक है, फॉर क्रोम भी लिख देंगे तो इसकी जो प्लगइन है, एक एक्सटेंशन है, आपके क्रोम में इस तरह से दिख जाएगा, ठीक है। इस तरह से दिख जाएगा। देखिए एक्सटेंशन में देखिए यहाँ पे लिखा लॉन्च, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो इंस्टॉल्ड है तो ये माई ऐप में देखिए यहाँ पे इस तरह से दिख जाएगा। और एक और मेरे पास इसी तरह से है जिसका नाम है ARC, एडवांस रेस्ट क्लाइंट, बट मुझे पोस्टमैन पर्सनली थोड़ा अच्छा लगा, इससे ज़्यादा फीचर इसके पास है। और भी बहुत सारे ऐसे रेस्टफुल एपीआई को टेस्ट करने के पावरफुल टूल्स अवेलेबल हैं मार्केट में, बट सबसे ज़्यादा पोस्टमैन यूज़ करा जाता है। ओके, तो जस्ट बिकॉज ऑफ इसके फीचर की वजह से। तो अब हम पोस्टमैन के देखिए यहाँ से इसे लॉन्च करेंगे, तो मेरा पोस्टमैन देखिए मेरा यहाँ खुला हुआ है ऑलरेडी, और मैंने यूआरएल भी यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। अब देखिए जब पोस्टमैन आप पहली बार ओपन करोगे तो इस तरह से वो ओपन होगा, और यहाँ पे ऐसे प्लस करके आप इस तरह से ये इसका इंटरफेस आएगा, जिसमें आप प्लस करके यहाँ देखिए सारे मेथड की लिस्ट है कि गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, पैच वगैरह वगैरह, ये सारे कमांड आप सेलेक्ट करके और यहाँ से यूआरएल डाल के हिट कर सकते हो अपनी एपीआईज को। तो देखिए हमने क्या करा, हमने जो वही यूआरएल जो हमने फॉर्म में लिखा हुआ था, वो सेम यूआरएल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए http localhost 0 ये गेट यूजर, और यहाँ पे गेट टाइप लिख दिया, क्योंकि मैंने मेथड का टाइप स्पेसिफाई नहीं कर रखा है मैपिंग में, वो गेट टाइप का पोस्ट टाइप का है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट तो गेट होता ही है। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजूंगा तो देखिए उसके पास रिक्वेस्ट चला जा रहा है, राइट। लेकिन मैं ये जो रिक्वेस्ट है ये तो मैं गेट के थ्रू भेज रहा हूँ ना, मैं चाहता हूँ कि जो उसके अंदर डेटा है ना वो कहीं से आ जाए, ऐसे ये देख रहे हो, ये यहाँ पे डेटा, ये यूजर का डेटा, इसके पास यूजर का जो डेटा है उसके पास पहुंच जाए। तो कैसे पॉसिबल है, तो पहले ये जो यूजर है यानी कि जो मॉडल क्लास है, ये बीन क्लास है, इसमें देखना पड़ेगा कितनी फील्ड है हमारे पास, नेम, ईमेल, मोबाइल, पास, 4 फील्ड है ना। तो इन चारों फील्ड में अब मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ, इस चारों फील्ड में हम डेटा कैसे भेजेंगे। तो देखिए इसके अंदर डेटा भेजने के लिए तो पहले आप यहाँ से अगर मेथड पोस्ट लिखना चाहते हो या पोस्ट मैपिंग लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, एट द रेट यहाँ पे क्या लगा दीजिए, पोस्ट मैपिंग लगा दीजिए, ठीक है। स्टैंडर्ड तो यही कहता है, गेट मैपिंग ना करके या सिंपल मैपिंग ना करके ओनली पोस्ट मैपिंग आप यहाँ पे लगा दीजिए, राइट। और ये हमारा यूआरएल हो गया। अब क्या करेंगे देखिए, उस डेटा मतलब हम फॉर्म से यहाँ से डेटा भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, यहाँ मेथड का टाइप यहाँ लगा देंगे पोस्ट, राइट। अच्छा, तो एक अनदर तरीका है, ये आप पोस्ट से ऐसे डेटा भेज सकते हो। ओके, अब क्या होगा कि जैसे हमने यहाँ पे पोस्ट बना दिया, अब हम डेटा यहाँ पे भेजना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा होगा बॉडी, यहाँ पे ये बॉडी है, सॉरी यहाँ पे बॉडी, देखिए ये तो रिस्पॉन्स वाला है। ऊपर ये देखिए ऑथराइजेशन, हेडर्स, देखिए हेडर्स भी आप भेज सकते हो यहाँ से, बॉडी भेज सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास कोई रॉ जेसन है, रॉ है या बाइनरी डेटा है, जैसा भी डेटा है आप भेज सकते हो। तो रॉ में जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से टाइप में सेलेक्ट कर लेंगे एप्लीकेशन स्लैश जेसन, यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। मेथड टाइप मैंने पोस्ट स्पेसिफाई कर दिया, और यहाँ से मैं जेसन में डेटा भेजने जा रहा हूँ। तो जेसन कैसे लिखा जाता है, जेसन बेसिकली इस तरह से लिखा जाता है, ऐसे करली ब्रैकेट आप लगा दीजिए, है ना, ऐसे करली ब्रैकेट, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये, हाँ, करली ब्रैकेट लगा दीजिए, और की वैल्यू पेयर में डेटा होता है, तो मैंने लिख दिया नेम, और नेम कॉलन, ठीक है। और जो नेम होगा, लेट से मैंने नेम दे दिया राम, ठीक है। तो ये पहला डेटा हो गया। इसी तरह से आप बहुत सारा डेटा, जितना डेटा आपको भेजना है भेज सकते हो, कॉमा लगा दीजिएगा, ओके, कॉमा लगा दिया। नेम के बाद हमने लिख दिया ईमेल, ठीक है, डबल कोड में हमने लिख दिया नेम ईमेल, ठीक है। ईमेल यहाँ पे लिख दिया जी ram@gmail.com, ओके। फिर उसके बाद नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, ओके। तो यहाँ पे लिख देते हैं मोबाइल नंबर ले लेते हैं, लेट से 9310683500, ओके, एंड मोबाइल एंड पासवर्ड, राइट। तो पास को भी मैं डबल कोड में ले लेता हूँ। तो ये मेनली जो है ना, एक्चुअली ये लैपटॉप की है, ओके। सो यहाँ से मैंने ले लिया 1 2 3, ओके। अब देखिए ये डेटा जो है मैं भेजना चाहता हूँ कहाँ पे, यहाँ मैंने कॉमा लगाया है, स्पेस हटा देते हैं, ओके। तो नेम, ईमेल, मोबाइल, पास, तो अभी ये क्या दिक्कत कह रहा है, ये एक्सपेक्टेड कॉमा इंस्टेड ऑफ डबल कोड, ओके। यहाँ पे
मेरे पास सारा डेटा है, डेटा जेसन के फॉर्म में मैं भेज रहा हूँ। क्या प्रॉब्लम आ रही है? एक्सपेक्टेड कॉमा इंस्टेड ऑफ डबल कोड, कहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया है, ये मेरी दिक्कत आ रही है। ओके ठीक है, चलिए अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डेटा रिक्वेस्ट सेंड करता हूँ, है ना। देखिए मैं यहाँ से रिक्वेस्ट सेंड करूंगा। अभी हम देखते हैं कि हमारे पास कुछ रिस्पांस आया है 400, ये तो हमारे पास 400 रिस्पांस आया है। और अगर यहाँ रिक्वेस्ट इसके पास आएगा तो मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं ये सारा जो डेटा है system.out.println के अंदर, है ना, यहाँ पे यूजर का जो डेटा है इसे यहाँ से प्रिंट करा लेता हूँ। ओके, तो अगर डेटा आएगा, रिक्वेस्ट आएगी तो उसे हम यहाँ पे रिसीव कर लेंगे और दोबारा अगेन रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो खैर रिक्वेस्ट तो आ नहीं रहा है, मेथड का टाइप भी हमने स्पेसिफाई करा है, सब कुछ सही है गाइस। ये देखिए हमारा यूजर क्लास का ऑब्जेक्ट तो बन रहा है, बट उस रिक्वेस्ट से आने वाला जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे नहीं आया, राइट। ऐसा इसलिए नहीं आया क्योंकि पता है यहाँ पे एक एनोटेशन का यूज करना पड़ता है हमें, और उस एनोटेशन को हम अपने मेथड लेवल पे भी लगा सकते हैं, अपने क्लास लेवल पे भी लगा सकते हैं। उस एनोटेशन का नाम है, नहीं, एनोटेशन जो है ना हमें इस पर्टिकुलर मेथड के साथ ही यहाँ पे लगाना पड़ेगा @ मैं ये मॉडल एट्रीब्यूट हटा देता हूँ, इसकी जरूरत भी नहीं रहती है। तो इसके पहले मैंने लिख दिया रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट बॉडी, राइट, रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन लगा दिया। और जिस तरह से रिक्वेस्ट बॉडी होती है ना नोटेशन, इसी तरह से रिस्पॉन्स बॉडी होती है। तो रिस्पॉन्स बॉडी भी यहाँ पे लगा देता हूँ, रिस्पॉन्स बॉडी, है ना। ये दो एनोटेशन हम यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, और इसे सेव कर देते हैं। तो ये मेरा कॉन्टेक्स्ट लोड हो जाएगा और इसके बाद हम यहाँ से जरा रिक्वेस्ट भेजते हैं भाई, देखते हैं क्या होता है। ये देखिए जैसे मैंने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा, अब देखिए गैस कुछ यहाँ पे हुआ है, आपने देखा यहाँ पे ये क्या आया हमारे पास रिस्पांस में, जेसन आया है। और जो हमने रिक्वेस्ट भेजी उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग, रिक्वेस्ट तो आया ही था, पहले भी रिक्वेस्ट आ रहा था, है ना, लेकिन रिक्वेस्ट वाला जो डेटा था ना, उस डेटा का तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट प्रिंट करा है। वैसे मैं चाहता तो इस डेटा को भी प्रिंट कर लेता, बट डॉट करके यहाँ पे मैं लिख देता क्या, गेट ईमेल, गेट नेम, इस तरह से करके हम डेटा को प्रिंट करा सकते हैं। कहने का मतलब ये है, बट मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि भाई अगर आप किसी भी मेथड को बना रहे हैं, जिस मेथड को आप ऐसा ट्रीट कराना चाहते हो कि इस मेथड में लिखे जाने वाला जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में जो डेटा आए, बाय डिफॉल्ट जो डेटा आए, उसका जो टाइप हो वो मतलब जेएसएन टाइप का हो या किसी भी टाइप का हो, मतलब आप अपना जो बिजनेस मेथड बना रहे हो उसका टाइप स्पेसिफाई करना चाहते हो। तो एक तरीका पता है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स करके होता है और फिर कंज्यूम्स करके होता है ना, कि आप यहाँ प्रोड्यूसर्स लगा दो कि वो किस टाइप का डेटा प्रोड्यूस करे और किस टाइप का डेटा कंज्यूम करे। तो ठीक है, वो तो एक्स्ट्रा स्टेप हो गया, हमें लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप रिस्पॉन्स बॉडी लगा दिया ना, तो देखिए रिस्पॉन्स बॉडी मेथड रिस्पॉन्स बॉडी जो एनोटेशन है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अंदर ये इन एनोटेशंस का मतलब ये इंटरनली यूज करता है, और ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स बॉडी और रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन के थ्रू अगर हम अपने पर्टिकुलर मेथड में लगा देते हैं, तो ये मेथड इस तरह का बन जाता है कि भाई इस पर्टिकुलर मेथड में रिक्वेस्ट भी जेएसएन के फॉर्म में जाएगी और ये रिस्पॉन्स भी अब फर्दर जेएसएन के फॉर्म में दे देगा। मतलब इस मेथड से रिक्वेस्ट जेएसएन के फॉर्म में आ सकती है, और जब इस मेथड को कॉल करा जाएगा तो रिस्पॉन्स भी जेएसएन के फॉर्म में ये देगा। समझ रहे हो ना? तो ये रिक्वेस्ट जो है आपसे जेएसएन के फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, तो और ये क्यों जरूरत पड़ती है, जेएसएन ही क्यों, मैंने कहा था ना जेएसएन स्टैंडर्ड तरीका होता है। ये जरूरत तब पड़ती है जब हम ऐसा कोई मेथड बना रहे हैं भाई, जहां पे ऐसा कोई बिजनेस लॉजिक लिख रहे हैं, ऐसा एंड पॉइंट यूआरएल बना रहे हैं जहां पे रिक्वेस्ट मतलब किसी भी एंड यूजर के थ्रू, मतलब किसी भी टेक्नोलॉजीज के थ्रू आ जाए और उसको हम सर्विसेज दे पाए, राइट। तो एक हमारा मेथड था जिसमें हमने रिस्पॉन्स बॉडी लगा दिया। बट गाइस अगर मान लीजिए कि ऐसे हमारे पास और भी बहुत सारे मेथड हों, और किसी मेथड में मतलब एक मतलब कंट्रोलर के अंदर 3-4 मेथड ऐसे बने हों, तो 3 मेथड हो, 4 मेथड हो या 23 मेथड हो, तो आपको उतने बार
लॉजिक लिखना पड़ेगा और उतने बार एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी लगाना पड़ेगा, बार बार रिस्पॉन्स बॉडी लगाना पड़ेगा। और हर मेथड में, आपने कहा हर मेथड में क्यों लगाना है सर, आप एक काम करो, रिस्पॉन्स बॉडी जो है ये क्लास लेवल पे लगा दो। तो देखिए क्लास लेवल पे भी रिस्पॉन्स बॉडी लगाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि हमारे कुछ मेथड में, अब जैसे मैंने क्लास लेवल पे लगा दिया तो इसका मतलब ये हो गया कि सारे मेथड इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर है ना, मतलब जिसका एक ही काम होगा कि रिस्पॉन्स बॉडी में जेएसएन जाएगा, बट कुछ मेथड से हम ये काम नहीं करवाना चाहते हैं और कुछ से करवाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे। और नो डाउट आपको इस तरह से ये जो लॉजिक है ये बार बार लिखना ही नहीं है, हर मेथड के अंदर ये एक्स्ट्रा स्टेप जो आप लगा रहे हो ये क्यों लगा रहे हो, इसको लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये क्या कर सकते हो आप कर ये सकते हो कि आपको हर मेथड में जाके लगाने से अच्छा ये है, और ये जो रिक्वेस्ट जो यहाँ पे रिस्पॉन्स बॉडी आप लगा रहे हो इसको भी नहीं लगाने की जरूरत है, ये जो आप लगा रहे हो इसको भी नहीं लगाने की जरूरत है। आप बस क्या कर दीजिए, यहाँ पे एट द रेट कंट्रोलर की जगह पे ना एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर लगा दीजिए, बाकी सारा काम आपका हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि एट द रेट कंट्रोलर और एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है। देखिए एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर स्पेशली जो है रेस्टफुल सर्विसेज बनाने के लिए यूज करी जाती है, और एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर जो होता है ना, ये दो कह सकते हो एनोटेशन का कॉम्बिनेशन है। पहला एट द रेट कंट्रोलर और दूसरा एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी। तो एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी और एट द रेट कंट्रोलर को मिला के ये मेनली जो है कंट्रोलर एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर जो एनोटेशन है ये वर्क करता है। अब अगर हमने एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर लगा दिया तो हमारे इस पर्टिकुलर मेथड में आने वाले हर मेथड के साथ, यानी कि एट द रेट कंट्रोलर एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी वाला जो फीचर है वो सबके साथ मिल जाएगा। यानी कि ये जो एनोटेशन है ये दो एनोटेशन का कॉम्बिनेशन है, यानी कि ये सारा काम जो हम कर रहे थे अभी ये हम इस सिंगल एनोटेशन से अभी अचीव कर लेंगे। अब आप देख सकते हो कि यहाँ से मैं अगेन रिक्वेस्ट भेजूंगा जेसन के फॉर्म में, और ये रिटर्न होके आया यहाँ पे नल। ओके, रिटर्न नल क्यों होके आया भाई, ये रिटर्न इसलिए नल होके आ रहा है क्योंकि यहाँ से जो डेटा जा रहा है ना, यहाँ से जो डेटा जा रहा है ये मेनली एट द रेट, अच्छा सॉरी मैंने वो रिक्वेस्ट जो है रिसीव करी नहीं ना, तो एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी तो हमें लगाना पड़ेगा ना, तभी वो उस पर्टिकुलर डेटा को एज अ जेसन यहाँ से रिसीव कर पाएगा, समझ रहे हो ना। तो ये एक छोटी सी दिक्कत आ गई थी, नहीं एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी तो लगानी पड़ेगा ना। मैंने आपसे क्या कहा, एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर जो है ये एट द रेट कंट्रोलर और एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी एनोटेशन का कॉम्बिनेशन है, रिक्वेस्ट तो आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा भेजिए, ये देखिए जैसे आपने डेटा सेंड करा, देखिए यहाँ से डेटा गया और सक्सेसफुली वहां से डेटा रिसीव हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि, और यहाँ पे देखिए मैंने ईमेल प्रिंट कराया था ना, तो इस तरह से ईमेल प्रिंट हो गया, आप सारा डेटा इस तरह से प्रिंट करा सकते हो। तो इसका मतलब ये हो गया कि एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी एनोटेशन लगाने से क्या हो रहा है कि जो जेसन है वहां से वो इसको रिसीव कर पा रहा है। और अब आपको एट द रेट यहाँ पे सपोज करो एट द रेट कंट्रोलर नहीं लगाते, तो रेस्ट कंट्रोलर नहीं लगाते, ओनली एट द रेट कंट्रोलर लगाते, तो आपको रिस्पॉन्स में ये जेसन नहीं भेजता। आप फिर से करके देख लीजिए, एट द रेट कंट्रोलर लगाया और रिफ्रेश कर दिया, अब जैसे मैं यहाँ से डेटा भेजूंगा डेटा तो उसके पास गया, यहाँ पे एट द रेट रिक्वेस्ट बॉडी के थ्रू डेटा तो आ गया एज जेसन के फॉर्म में, बट रिस्पॉन्स इसको कुछ नहीं दिया, इसने रिस्पॉन्स किसी फॉर्म में नहीं दिया, यहाँ नॉट फाउंड करके आ गया प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसीलिए आप क्या करो, अभी से ये अपना मतलब जो भी कंट्रोलर क्लास डिजाइन करो एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर से डिजाइन करो। उसका फायदा देखिए ये मिलेगा, क्योंकि आजकल सर्विसेज जो बनती हैं स्पेशली रेस्टफुल सर्विसेज होती हैं, और कोई भी बंदा किसी भी फॉर्म में डेटा चाहेगा कि भाई किसी भी फॉर्म में डेटा यूजर से ले और किसी भी फॉर्म में यूजर से डेटा दे, और ज्यादातर जेसन के फॉर्म में होता है। तो यूजर की जो भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट होगी उस रिक्वायर्ड फॉर्मेट में ये डेटा रिसीव कर लेगा, और उसके बाद जो भी रिक्वायर्ड फॉर्म होगी, और उसके बाद जो रिक्वायर्ड, जैसे यहाँ पे हमने जेसन में रिसीव करा तो जेसन में ही इसने आउटपुट दे दिया। तो आप थोड़ी देर के लिए ये भी सोच रहे होगे कि क्या हमें उस जेसन को पार्स करने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं है। ये स्प्रिंग का ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जो है ना, यानी कि स्प्रिंग के अंदर ऑलरेडी जैक्सन वाली जो लाइब्रेरी है, जैक्सन एपीआई जो है ना, ऑलरेडी इंप्लीमेंट होती है। ये जो स्प्रिंग का एट द रेट रेस्ट कंट्रोलर वाला ये एनोटेशन है, ये मेनली मैं आपको बता दूं कब डेवलप करा गया था, मतलब कब किस स्प्रिंग के वर्जन में आया था। ये अप्रॉक्स जो है मे भी इधर उधर हो सकता है 4.0 में आया था, राइट। और एट द रेट कंट्रोलर जो है ये स्प्रिंग के 2.5 वर्जन से है, मतलब एनोटेशन का कंसेप्ट 2.5 से ही है, तो उसी टाइम पे ये बनाया गया था। तो मेन कंक्लूजन हमारे पास क्या आया कि हमें एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी का मतलब समझ में आया, और एट द रेट कंट्रोलर और रेस्ट कंट्रोलर के बीच में डिफरेंस समझ में आया। तो एट द रेट कंट्रोलर कब आप यूज करें, जब भी आप अपने सर्विस में यूज करोगे
नहीं, आप किसी बिजनेस लॉजिक को बनाने के लिए यूज करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जब आप किसी मेथड से कुछ रिस्पॉन्स में कोई भी एडिशनल डेटा रिटर्न कराना चाहते हो, कि जैसे भाई मैं चाहता हूं कि उसके थ्रू जो है जेएसएन रिटर्न हो जाए, एक्सएमएल रिटर्न हो जाए, कुछ और, तो आपको एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी लगाना पड़ेगा, है ना। और एट द रेट कंट्रोलर अगर आपने लगा दिया तो एट द रेट रिस्पॉन्स बॉडी आपको लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। तो ये मेजर डिफरेंस होता है इन दोनों में। अब ये जो डेटा आपके पास जेसन के फॉर्म में आ गया है, ये डेटा आपके ऑब्जेक्ट में भी आ गया, इसको पार्स भी नहीं करना है, मैंने आपको बताया। अब इस डेटा को आप फर्दर यूज कर लीजिए, इसको यूज करके चाहे इसको डेटाबेस में स्टोर करिए या कहीं पे और, राइट। तो कैसे हम आगे के काम करेंगे वो चीज मैं आपको अगले सेशन में बताता हूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस।